हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ईयर 2025 के अकाउंटेंसी के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। हम इसके अंदर MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है 2025 के अकाउंटेंसी के पेपर को सॉल्व करने से रिलेटेड, और जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसे अपन आज सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर देयर, राइट नेम्स। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वैसे देखें रियलिटी के अंदर तो पार्टनरशिप डीड के कोई टाइप होते नहीं हैं, लेकिन हाँ नेचर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से हम पार्टनरशिप डीड के कुछ टाइप बना सकते हैं। क्या टाइप हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो टाइप्स क्या बनेंगे। जैसे हम इसके अंदर ले लेते हैं टाइप्स नंबर 1। आप सबके अंदर एक चीज़ ऑलरेडी ऐड करके रखना, पार्टनरशिप डीड फॉर, ठीक है ना। तो सबके अंदर ही ऐड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्टनरशिप डीड फॉर, यानी पार्टनरशिप डीड फॉर पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर, नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर बन सकता है पार्टनरशिप डीड फॉर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसी तरह से नंबर 3 के ऊपर टाइप्स बन सकता है पार्टनरशिप डीड फॉर फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। नेक्स्ट इसी तरह से नंबर 4 टाइप बन सकता है पार्टनरशिप डीड फॉर जनरल पार्टनरशिप। इसी तरह से हम 2 टाइप्स और बना सकते हैं नंबर 5 के ऊपर और नंबर 6 के ऊपर। जैसे नंबर 5 के ऊपर हम लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड फॉर लिमिटेड पार्टनरशिप, और इसी तरह से आप समझ गए होंगे इसका अपोजिट ही है वो पार्टनरशिप डीड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये तो बताया नहीं कि ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहा है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, या एट द टाइम ऑफ डेथ, या फिर रिटायरमेंट है। तो जब इसने लिखा ही नहीं कि एडमिशन के टाइम पर है या डेथ के टाइम पर है, तो हमें दोनों को ही लिखना पड़ेगा आंसर में, है ना। तो देखिए अगर एडमिशन के समय हम लिखते हैं तो फॉर्मूला बनता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
माइनस सैक्रिफाइस रेशो। और अगर डेथ या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे हमें ये फॉर्मूला लिखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, तो फॉर्मूला बनता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो आप आंसर में इसको भी लिखिएगा और इसको भी लिखिएगा ना। जैसे नंबर 1 पॉइंट डाल दिया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, फिर आप इस आंसर को लिख दीजिए। फिर नंबर 2 के ऊपर लिखना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, फिर आप इस वाले आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई हैं जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में। नया पार्टनर है इसके अंदर जेड इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड जेड टुक हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन इक्वल रेशो। और हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसको भी देखो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पेज ले लेते हैं, फिर इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात हमें चेक करना पड़ेगा कि पार्टनर्स हमारे पास हैं कितने। हमारे पास पहले से जो पार्टनर है वो 2 हैं, एक एक्स है और एक वाई है। और ये किस रेशो में बांटते हैं 3:2 के अंदर बांटते हैं अपने प्रॉफिट को। और किसको एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर, जेड को, और उसका शेयर क्या तय हुआ 1/4। और ये जो 1/4 पार्ट है ये एक्स भी दे रहा है और वाई भी दे रहा है। किस रेशो में, वो रेशो लिखा हुआ है इन इक्वल रेशो, इक्वल रेशो के अंदर। तो इक्वल रेशो क्या हुआ 1:1। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, पहले देखते हैं जेड का हिस्सा कितना है 1/4 और एक्स कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है 1/2 और वाई भी कितना दे रहा है 1/2। तो पहले अपन एक्स का सैक्रिफाइस निकालेंगे, फिर इसी तरह से हम वाई का सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट देख लो जेड का 1/4 और एक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है 1/2। आपको पता होगा ये 2 हम कहाँ से लिखते हैं, 2 हम कैसे लिखते हैं, ये 2 रेशो हैं तो इन दोनों रेशो का टोटल जो कितना है 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2। तो हमने इसको सॉल्व किया 1/8, इसको सॉल्व किया तो 1/8। अब फॉर्मूला लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड प्रॉफिट रेशो तो हमें पता ही है कितना है 3:2 यानी 3/5। जैसे अपन एक्स का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। फिर ऐसे अपन वाई का निकालते हैं, वाई का है 2/5। माइनस कर देते हैं सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो पहले का था 1/8 और नेक्स्ट वाले का था वाई का 1/8। बस हमें इसे सॉल्व कर देना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 40, इसका भी आ जाएगा 40। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 का डिवाइड करें 40 में तो आंसर आएगा 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आएगा 8 × 24 24 माइनस 8 का डिवाइड करें 40 में आंसर आएगा 5 × 1 5, आंसर आएगा 19/40। सेम इसी प्रोसेस से हम y का भी कैलकुलेट करेंगे। तो 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40, सॉल्व किया तो 11/40। अब हम देख लेते हैं जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा था 1/4 के लिए। डिनोमिनेटर चेक करो आप, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 40, यहाँ 40, तो इसको भी हमें 40 करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10/40। तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे 40 40 40, तो हमारे पास अब बचेगा क्या 19 11 और 10। तो आंसर हो गया
19:11:10। तो ये हमारा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। नेक्स्ट फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, इसके अंदर हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2/5:2/5:1/5। और पूछ क्या रहा है वो भी देखते हैं। देखो ये पूछ रहा है बी रिटायर, बी फर्म छोड़ के जा रहा है, और बी फर्म छोड़ के जा रहा है तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, हमें एडिशनल डिटेल कुछ भी गिवन नहीं है कि कैलकुलेशन के लिए कोई एडिशनल डिटेल नहीं है। और जब एडिशनल डिटेल नहीं हो तो जो भी बंदा चला गया आप उसे हटा दो। बी चला गया तो अब बी को हटा दो, इसको हटा दो, और जो रेशो बचा है वही आपका क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जगह गेनिंग रेशो पूछते तो आंसर वही होता। अब सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर इक्वल है, आप डिनोमिनेटर तो पहले कैंसिल कर दो। रेशो क्या बचा, 2:2:1। ये हो गया ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। कौन चला गया, ये बी चला गया, तो बी को आप हटा दो। बचा क्या, ए और सी, और इनका रेशो आप देखो कितना है, 2:1। तो यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। और अगर गेनिंग रेशो पूछते क्वेश्चन में तो यही हमारा गेनिंग रेशो होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सब पहले से पता होगा ये तो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ नॉट रिकॉर्डेड असेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। यानी अगर हम एक फर्म को बंद करें तो फर्म को बंद करते समय अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसको हम सोल्ड कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे। तो बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है। आप किसी चीज़ को बेच रहे हो तो आपको पैसा तो मिलेगा, यानी आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और नीचे लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो बाई वाली साइड के अंदर कोई भी एसेट को सोल्ड करते हैं तो लिखते हैं या तो कैश के नाम से या फिर बैंक के नाम से। तो यहीं से जनरल एंट्री हम क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के लिए आप क्या जर्नल एंट्री करते हैं, तो इसके लिए एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव शेयर कॉल अकाउंट। तो शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव शेयर्स कॉल। अब रेस्पेक्टिव हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है संबंधित शेयर की जो भी कॉल्स हैं। जैसे फर्स्ट कॉल के ऊपर कॉल इन एरियर है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, जैसे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरह से गिवन नहीं है तो फिर आपको बेसिक एंट्री ही लिखनी चाहिए। ये वो बेसिक एंट्री हो गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, यानी डिबेंचर से आप क्या समझते हैं। तो डिबेंचर से आप क्या समझते हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको प्लीज़ थोड़ा सा नोट कर लेना और उसको आप याद कर लेना। तो ऐसे बोल सकते हैं डिबेंचर एक्चुअल में है क्या, डिबेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय ए कंपनी, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ ना, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। सो ए डिबेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक स्वीकृति देना।
acknowledgement of debt taken by a company stating that the company will रीपे लिख देते हैं ना, पे की जगह रीपे, कंपनी विल रीपे द borrowed amount on a specified date and pay फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये तो आपको पता ही होगा पहले से कि फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है डिबेंचर के ऊपर। इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। और किसको पे करेंगे वो भी लिख देते हैं, टू डिबेंचर होल्डर। तो ये हो गया डिबेंचर का मीन। और अगर आप इसके अंदर एक्ट लिखना चाहें, सेक्शन लिखना चाहें, तो एक्ट हो जाएगी ICA 2013, सेक्शन हो जाएगी इसकी 2/30। आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज मीन इसका ये रहने वाला है, ए डिबेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय ए कंपनी। यानी एक स्वीकृति है कि किसी कंपनी ने डेट ले रखा है, स्टेटिंग दैट द कंपनी विल रीपे द बोरोड अमाउंट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट को वो रीपे कर देगी, एंड पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स टू डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर होल्डर है उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी। तो सिंपल सा आंसर है ये। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी 2 करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ के नाम लिखने हैं खाली। तो जैसे पहला नाम हो गया बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, और दूसरी लायबिलिटीज़ हो गई करंट लायबिलिटीज़। अब लिखी नहीं तो एक तीसरा भी आप ध्यान कर लो, जैसे किसी भी तरह का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, ये सब करंट लायबिलिटीज़ ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन गिवन है करंट रेशो 2:1 और करंट लायबिलिटीज़ आपको गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है करंट असेट्स। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशो, और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA/CL, और करंट रेशो तो हमें गिवन है 2:1, तो यहाँ लिख देते हैं 2:1। CA आपको फाइंड आउट करना है तो CA को CA ही रहने दो, और CL आपको गिवन है जिसकी अमाउंट क्या है 5 लाख रुपीज़। और जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो CA इंटू 1 और ये 5 लाख इंटू 2, तो CA इंटू 1 तो CA ही होगा, और 5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 लाख रुपीज़। तो आंसर हो गया इसका 10 लाख रुपीज़, यानी CA की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 लाख रुपीज़। तो ये भी सिंपल सही था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 2 आइटम्स ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कैश का इनफ्लो किस एक्टिविटीज़ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से।
तो हम लिखते हैं, जैसे इसके अंदर नंबर 1 के ऊपर लिखते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी फिक्स्ड असेट को बेचेंगे तो फिर उससे कैश का इनफ्लो ही तो होगा। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो उससे इनफ्लो ही होगा। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, अगर इनफ्लो की जगह आपसे आउटफ्लो पूछ लेते तो फिर आप यहाँ पर सेल्स की जगह, ये जो सेल्स लिखा है इस सेल्स की जगह आप क्या लिख देते, परचेज़, क्योंकि परचेज़ करेंगे तभी तो आउटफ्लो होगा, तभी तो कैश देना पड़ेगा। तो ये इसके आंसर हो गए ना, ये 2 आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड टू। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 होता है वो इन्हीं से रिलेट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना। यानी इससे तो नहीं, विनियोग क्रियाओं से तो नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से तो नहीं। तो आप इसको लिख देना आंसर, इट इज़ रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज़ रिलेटेड टू रूल्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मैसेज कीजिएगा, और मैसेज के अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह से लिखिएगा VST, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, VSTQ, और उसके बाद में क्वेश्चन का नंबर, जैसे 1 नहीं आया समझ में, 2 नहीं आया, तो मैं आपको मैसेज के थ्रू ही रिप्लाई कर दूँगा।